कहते हैं कुछ गांव वक्त से नहीं मिटते, वो छुप जाते हैं कहीं जमीन की परतों में, कहीं हवाओं की सरसराहट में और कहीं इंसानों के अंदर। कुलधरा एक ऐसा ही गांव जहां रातें खामोश हैं पर दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं, जहां सदियों पहले एक आत्मा जलकर राख हुई थी पर उसका अभिशाप हवा में जिंदा रह गया। राहुल एक आम लड़का जो बस इतिहास की खोज में गया था। उसे नहीं पता था कि कभी कभी इतिहास तुम्हें खुद बुलाता है और फिर वापस नहीं जाने देता। और फिर नीरजा, जो आज के जमाने में उस राख को छू बैठी, जो समझी कि विज्ञान सब समझ सकता है लेकिन कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। ये कहानी है एक औरत की आत्मा की जो आधी जली आधी बची और जो अब पूरा बनकर लौट रही है। विधुला एक नाम नहीं, एक चेतावनी है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी डर से आगे की है, जहां मौत राहत लगती है और साया कभी जाता नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कुलधरा। 1800 के दशक में यहां पालीवाल ब्राह्मणों की एक समृद्ध बस्ती हुआ करती थी। लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक खाली हो गया। न कोई निशान, न कोई शव, न कोई सबूत, बस वीरानी और बिखरे हुए घर। लोग कहते हैं कि कुलधरा शापित है। जो वहां रात बिताता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर कभी नहीं आता। यह कहानी है श्याम सिंह राठौर की, एक इतिहासकार जिसे इस गांव की सच्चाई जानने की सनक थी। पर जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। श्याम सिंह 35 साल का एक इतिहास का प्रोफेसर था जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वह सालों से राजस्थान की रहस्यमयी जगहों का अध्ययन कर रहा था। कुलधरा उसकी नजर में बस एक और रहस्य था। 13 अक्टूबर 2017 को वह अपनी जीप लेकर अकेले कुलधरा के लिए निकल पड़ा। सामान में एक टेंट, टॉर्च, वीडियो कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक डायरी थी जिसमें वह हर दिन के अनुभव लिखने वाला था। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अक्टूबर का महीना था लेकिन रेत ठंडी थी। उसने गांव की सबसे पुरानी हवेली के पास अपना टेंट लगाया। रात का समय था। श्याम अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी कोई कबूतर फड़फड़ाता या झाड़ियों से आवाज आती। तभी उसने सुना एक बच्ची की हंसी। वह चौंक गया। यहां तो कोई नहीं रहता, उसने सोचा। टॉर्च लेकर वह उस दिशा में गया। पुराने बावड़ी के पास उसे एक छोटी सी परछाई दिखी, एक लड़की जिसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसने पूछा, कौन हो तुम, यहां क्या कर रही हो? लड़की ने बस एक बात कही। उन्होंने कहा था लौट कर मत आना, और वह गायब हो गई। ना कोई पद चिन्ह, ना कोई आवाज। श्याम भागता हुआ टेंट में आया, लेकिन पूरी रात उसे लगता रहा कि कोई उसके आसपास चल रहा है। कभी किसी की सांस सुनाई देती, कभी टेंट के बाहर से परछाई हिलती दिखती। अगली सुबह उसने हवेली के अंदर जांच शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे एक लकड़ी की संदूक मिली जिसमें एक डायरी रखी थी। 1825 की तारीख लिखी थी। डायरी में लिखा था, हम सब ने तय किया कि सलीम सिंह दीवान की नजरों से बचने के लिए गांव छोड़ देंगे, पर हम अपना पशरा इस मिट्टी में छोड़कर जाएंगे। जो भी यहां आएगा उसे हम याद रखेंगे और उसे कभी वापस जाने नहीं देंगे। श्याम के हाथ कांपने लगे। वह डायरी लेकर अपने टेंट में लौट आया। उस रात उसने ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया। रात 2 बजे रिकॉर्डर में एक आवाज आई, श्याम, तुमने डायरी क्यों छुई? अब तुम हमारे हो। श्याम ने आंखें खोलीं तो देखा वही लड़की टेंट के अंदर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, झुलसा हुआ, लाल आंखें और गले से खून टपक रहा था। वह चीखा, भागना चाहा, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। और फिर अंधकार। 2 दिन बाद एक स्थानीय गाइड ने श्याम की जीप देखी। उसका टेंट भी वहीं था, सामान वैसा ही रखा था, पर श्याम कहीं नहीं था। बस एक चीज बची थी, उसकी डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं, वह सब मेरे साथ हैं। वह लड़की मेरे साथ खेलती है रोज। मुझे यहां से जाने का मन नहीं करता। शायद मैं भी अब पालीवाल हो गया हूं। शायद मैं भी अब इस रहस्य का हिस्सा हूं। आज भी कहते हैं अगर आप रात के समय कुलधरा जाएं तो एक प्रोफेसर की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कोई आदमी डायरी लिखता दिखता है, पर जैसे ही आप पास जाते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। कुलधरा आज भी जिंदा है और वह आपको याद रखता है। 4 महीने बाद फरवरी 2018 जोधपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक दिन अचानक श्याम सिंह प्रकट हुआ। वही कपड़े, वही झोला, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें बुझी बुझी थीं, जैसे उनमें इंसानियत बची ही ना हो। किसी ने पूछा,
सर, आप कहाँ थे? पुलिस आपको ढूंढ रही थी। उसने बस इतना कहा। मैं कभी गया ही नहीं था। वह वापस अपनी कक्षा में पढ़ाने लगा, लेकिन जो कुछ बोलता वो संस्कृत के श्राप मंत्र होते। पूरी क्लास में अजीब सी ठंडक छा जाती। एक स्टूडेंट को दौरा पड़ गया, दूसरे को सपने में एक जलती हुई लड़की दिखती रही। कुछ ही दिनों में पूरा डिपार्टमेंट उसकी वजह से खाली हो गया। श्याम सिंह ने एक किताब लिखी, कुलधरा, मृत्यु के बाद का गांव। उस किताब को जिसने भी पढ़ा उसे अजीब सपने आने लगे। किसी को अपने कमरे में पुरानी पगड़ियों वाले आदमी दिखते, किसी को लगता कि रेत के नीचे से कोई उसे घसीट रहा है। जयपुर में एक छात्रा ने उस किताब को जलाने की कोशिश की, पर किताब राख नहीं हुई, बल्कि उसके कमरे में आग लग गई। एक रात जोधपुर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर डॉक्टर राधिका ने श्याम की पुरानी डायरी चुपके से चुरा ली। उसे लगा कि इसमें सबूत होंगे, पर जब उसने डायरी खोली उसके पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने छुआ, अब तुम अगली हो। उस रात राधिका गायब हो गई। उसका कमरा अंदर से बंद था। खिड़की पर खून से लिखा था, उन्होंने कहा था लौट कर मत आना। 2019 में कुछ शोधकर्ताओं ने कुलधरा में फिर से रात बिताने की योजना बनाई। 6 लोग थे। कैमरे, ड्रोन, सेंसर सब लाया गया। सुबह तक सिर्फ एक कैमरा मिला जो खुद रिकॉर्ड कर रहा था। उस वीडियो में दिखता है, एक एक कर सब लोग हवेली के अंदर खींच लिए गए। किसी को जमीन ने निगल लिया, किसी की आंखें निकल गईं, और एक लड़की हर बार कैमरे के सामने आकर कहती रही, ये मेरी जगह है, अब तुम सब मेरे हो। श्याम सिंह अब कहीं नहीं है, पर कुलधरा जाने वाले लोगों को आज भी एक आदमी हवेली के पास बैठा दिखता है जो जमीन पर कुछ लिख रहा होता है। जब कोई पास जाता है वह धीरे से मुड़कर देखता है और कहता है, तुम भी कुछ लिखोगे आखिरी बार। जिसने भी उसे देखा उसकी याददाश्त चली गई या वह पागल हो गया। कहा जाता है कि अब श्याम सिंह इंसान नहीं है, बल्कि कुलधरा का रक्षक बन गया है। वह लोगों को गांव में बुलाता है और फिर कभी लौटने नहीं देता। कहते हैं कुलधरा में एक छिपा हुआ तहखाना है जहां हजारों आत्माएं कैद हैं, और श्याम अब उन सब का नेता है। 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्टूडेंट करण वशिष्ठ श्याम सिंह की किताब और गुमशुदगी पर रिसर्च कर रहा था। वह किताबें, अखबारों की कतरने और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करता रहा। फिर उसे श्याम की डायरी की एक फटी हुई परत मिली जिस पर सिर्फ 3 शब्द थे, तहखाना, उत्तर दिशा, बस। करण ने कुलधरा जाने की ठान ली, पर वो अकेला नहीं गया। साथ में थे उसके 3 दोस्त, सना एक वीडियोग्राफर, तन्मय ड्रोन एक्सपर्ट और राहुल पैरानॉर्मल रिसर्चर। रात 8:45 पर वे कुलधरा पहुंचे। हवेली ज्यों की त्यों थी, लेकिन अब जमीन की दरारें और गहरी हो चुकी थीं। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। ड्रोन उड़ाया गया लेकिन हवा में ही रुक गया और जैसे किसी ने उसे खींच कर गिरा दिया। राहुल ने एमएफडी डिवाइस ऑन किया। सिग्नल की सुई पूरा घूम रही थी और तभी सना की कैमरा स्क्रीन पर श्याम सिंह दिखा, हवेली के छज्जे से उन्हें देखता हुआ। उत्तर दिशा की ओर चलते हुए उन्हें एक टूटे हुए मंदिर के नीचे एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर लिखा था, जो अंदर गया वह बाहर नहीं आया, जो बाहर रहा वह चैन से नहीं जी पाया। करण ने पत्थर हटा दिया। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। चारों ने टॉर्च जलाई और नीचे उतर गए। दीवारों पर खून से बनी चित्रकारी थी, जले हुए चेहरे, लंबी जीभें और आंखों से टपकता काला पानी। वे अंदर बढ़ते गए और तभी एक भयानक चीत्कार गूंजा, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब तुम सब मेरे हो। तहखाने का अंतिम कमरा एक विशाल गुफा जैसा था। वहां चारों ओर लोहे की सलाखों के पीछे सैकड़ों लोग कैद थे। कुछ की खाल उतर चुकी थी, कुछ हवा में तैरते थे, कुछ बस आंखें फाड़े देख रहे थे। सना डर के मारे चीखी, लेकिन तभी एक कैदी फुसफुसाया, वो आ रहा है, श्याम। दूर से धीमे कदमों की आवाज आई और फिर अंधेरे से निकलकर एक परछाई सामने आई, श्याम सिंह। पर अब वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली थीं और जमीन को बिना छुए तैर रहा था। उसने कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम्हें इसे बंद करना होगा, खुद को अंदर छोड़कर। करण ने सब समझ लिया। इस तहखाने को अब बंद करना है, वरना ये आत्माएं बाहर निकल जाएंगी। तन्मय, राहुल और सना को उसने बाहर की ओर धकेला। तहखाने की छत गिर रही थी, आत्माएं चिल्ला रही थीं, दीवारें कांप रही थीं। श्याम ने करण की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन करण ने जमीन में खुद को रोप दिया, एक प्राचीन मंत्र बोलते हुए, ओम कृणुष्व पावक यथि सर्वम शांति रूपम। तहखाना बंद हो गया।
तीनों दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन करण वहीं रह गया। आज भी कुलधरा में एक नई हवेली बन गई है। वो तहखाना अब दिखता नहीं, पर रात को हवेली से एक लड़का संस्कृत में मंत्र बोलता सुनाई देता है। कभी कभी हवेली के ऊपर एक काली परछाई उड़ती है, आधी इंसान आधी राख। लोग कहते हैं श्याम को अब एक नया रक्षक मिल गया है और अगली बार शायद कोई और तहखाना खोलेगा। तैयार रहो। जयपुर, अगस्त 2023। करण की बलिदान के 1 साल बाद जयपुर में एक स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हर रात एक क्लासरूम की खिड़की अपने आप खुल जाती। सीसीटीवी में दिखता कि कोई काला साया दीवार पर रेंगता है। एक बच्चे ने अपनी डायरी में लिखा, सर दीवार में से मुझे कोई बुला रहा था। उसने कहा, मैं कुलधरा से आया हूं। राहुल, जो तहखाने से बचकर आया था, अब एक स्कूल में टीचर था। उसने एक दिन अपने नोट्स में देखा करण की हैंडराइटिंग में एक पंक्ति, मैंने दरवाजा बंद किया लेकिन एक आत्मा मेरे साथ बाहर आ गई। उसी रात राहुल को सपना आया वो फिर से तहखाने में है और करण उसे दूर से देख रहा है, पर उसकी आंखें अब श्याम जैसी थीं। सना अब एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, कुलधरा के रक्षक। एक रात उसे कैमरे में एक अजीब फ्रेम दिखा, एक लड़की, झूलते बाल, लाल आंखें। जब उसने वीडियो को झूम किया, वो उसकी खुद की तस्वीर थी, लेकिन पीछे कुलधरा की हवेली थी, जबकि वो कभी दोबारा वहां नहीं गई थी। उस रात सना की लाश मिली। कमरे के आईने पर खून से लिखा था, जो कुलधरा को दिखाता है वो कुलधरा का हिस्सा बन जाता है। अब सिर्फ राहुल और तन्मय बचे थे। राहुल को एक दिन एक पुरानी औरत मिली। उसने कहा, वो आत्मा जो बाहर निकली है वो श्याम नहीं है, वो एक पुरानी कुलधरा की औरत है जिसे जिंदा जलाया गया था क्योंकि उसने एक तांत्रिक से प्रेम किया था। उस औरत का नाम था विधुला, और अब वो वापस आई है हर उस इंसान को जलाने जो कुलधरा की सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहता है। राहुल और तन्मय ने तय किया, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, कुलधरा को फिर से सील करना। उन्हें तहखाने की नई चाबी चाहिए जो कहीं करण के जलते शरीर से निकली थी। अब वे फिर से जाने वाले हैं कुलधरा में एक और बार, पर इस बार तहखाना खुलते ही विधुला बाहर पूरी तरह आ जाएगी। कुलधरा, सितंबर 2023, रात 1:10। राहुल और तन्मय फिर कुलधरा पहुंचे। इस बार हवेली की दीवारें पहले से ज्यादा काली और गीली थीं, जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो। तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन हवेली के सामने हवा एकदम शांत थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने पुरानी किताबों में एक मंत्र ढूंढा था जिससे तहखाने की चाबी दोबारा हासिल की जा सकती थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन कांपी, हवेली के पीछे की दीवार टूट गई और वहां एक अंधेरा कुआं प्रकट हुआ। तन्मय ने टॉर्च उस कुएं में डाली। नीचे से एक चेहरा ऊपर देख रहा था। चेहरा नहीं, झुलसा हुआ चेहरा, आंखें लाल, बाल उलझे हुए और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिल दिए हों। तभी चारों ओर गायों की चीख और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं, जैसे पूरे गांव की आत्माएं एक साथ जाग गई हों। विधुला बाहर आई। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, पैर जमीन से ऊपर, और उसके पीछे एक लंबा काला घूंघट था जो जमीन पर आग फैला रहा था। विधुला ने सीधा तन्मय की ओर देखा। उसकी आंखों से काला धुआं निकला और तन्मय का शरीर जैसे पत्थर बन गया। राहुल चिल्लाया, नहीं, ये चाबी लेने आए थे, ये मर नहीं सकता। लेकिन विधुला बोली, जो मेरे कुएं को जगा दे वो खुद फिर कभी न जागे। राहुल के हाथ में एक तांबे की अंगूठी थी जो करण ने उसे दी थी। उसने अंगूठी को जमीन पर मारा और मंत्र दोहराया। कुएं से एक तेज रोशनी निकली और एक काले रंग की चाबी बाहर आई। चाबी से हवेली की जमीन पर छिपा हुआ दरवाजा खुला। अंदर फिर वही तहखाना था, लेकिन अब और बड़ा और ज्यादा जिंदा। दीवारें सांस ले रही थीं, मिट्टी में से हाथ निकल रहे थे। राहुल अकेला नीचे गया। विधुला उसके पीछे उड़ती हुई आई, पर इस बार तहखाने के अंदर करण खड़ा था, जिंदा, पर अब वो पूरी तरह इंसान नहीं था। उसने कहा, वो बाहर आ गई, अब उसे यहीं बंद करना होगा, पर इस बार हमेशा के लिए। राहुल चाबी लेकर तहखाने के बीचों बीच खड़ा था। दीवारों से खून रिस रहा था और हर कोना किसी की दबी दबी चीखों से गूंज रहा था। करण धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसकी आंखें काली थीं, चमकती नहीं थीं। वो बोला, राहुल, मेरे अंदर अब केवल मैं नहीं हूं। विधुला ने मेरी आत्मा का आधा हिस्सा ले लिया है। अगर मैं बाहर गया तो वह भी बाहर आ जाएगी। राहुल के पैर कांपने लगे। वो पहली बार डर नहीं रहा था आत्मा से, वो डर रहा था अपने दोस्त से।
तभी तहखाने में चारों तरफ आईने प्रकट हो गए। हर आईने में एक और राहुल दिख रहा था, पर हर एक की आंखें सुनहरी थीं। एक आईना चिल्लाया, मैं असली हूं, ये जो तुम्हारे पास है वो विधुला है। दूसरा आईना बोला, वो करण नहीं, उसका खोल है, विधुला उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी है। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा था कौन असली है कौन झूठा। तभी करण चीखा, चाबी मेरे पास है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें खुद को एक आत्मा बनाना होगा, बिना शरीर के, बिना वजूद के। राहुल के सामने अब दो रास्ते थे। पहला रास्ता, चाबी इस्तेमाल कर तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दे पर अपनी आत्मा खो दे, और दूसरा, वापस भाग जाए और विधुला को दुनिया में खुला छोड़ दे। राहुल ने धीरे से अपनी जेब से मां की राख की डिबिया निकाली जो वो हमेशा साथ रखता था। उसने डिबिया जमीन पर रख दी और फुसफुसाया, मां, अगर मैं मर गया तो कम से कम मुझे तुम मिलोगी। और उसने खुद पर वो चाबी घुमाई। एक तेज चीख, एक नीली आग, और राहुल का शरीर वहीं गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा अब हवा में तैर रही थी। अब वो विधुला से बिना डरे लड़ेगा। विधुला की असली आत्मा अब बाहर निकली। उसका शरीर अब धुएं और आग का एक गोला था। वो बोली, तू क्या समझता है, एक इंसान की आत्मा मुझे रोक सकती है? मैंने हजारों को जला दिया, तू तो अब सिर्फ हवा है। राहुल की आत्मा ने जवाब दिया, हां, पर मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। मैं कुलधरा की हर उस आत्मा की आवाज हूं जिसे तूने कभी बंद किया था। एक साथ तहखाने की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं बाहर आईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब आग से बने हुए, पर अब विधुला के खिलाफ। राहुल ने चाबी हवा में घुमाई और कहा, आज से यह दरवाजा नहीं खुलेगा, न तेरे लिए न किसी के लिए। पूरा तहखाना कांप गया। विधुला की चीखें सातों आसमानों में गूंज गईं और वो आग का गोला एक नीले धुएं में बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और जमीन पर एक गहरी दरार बन गई जो खुद में सब कुछ समा गई। अब सवाल यह है, राहुल की आत्मा कहां गई, और क्या विधुला वाकई चली गई या कहीं किसी और शरीर में छुप गई है? अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में खतरा अब असली रूप लेने वाला है। जयपुर, अक्टूबर 2023। नीरजा एक 28 साल की आर्कियोलॉजिस्ट थी। उसे प्राचीन स्थलों से बेहद लगाव था। एक दिन उसे एक पुरानी ताम्रपत्र वाली चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, जिसने विधुला को बंद किया उसका नाम था राहुल, पर एक आत्मा का अंत कभी अकेले नहीं होता। चिट्ठी के साथ एक काली राख का डिब्बा भी था जिसे उसने अनजाने में खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे की सारी लाइट फ्लिकर करने लगी। आईना खुद ब खुद धुंधला हो गया और उसमें राहुल दिखा, पर उसकी आंखें अब सुनहरी थीं। वो फुसफुसाया, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो फिर बाहर आ रही है। नीरजा को सपने आने लगे। वो रोज एक जलते हुए गांव में खुद को खड़ा देखती। एक औरत हर बार सपने में आती। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन बाल, वही लंबे उलझे हुए बाल। एक दिन जब नीरजा को नींद से झटका लगा, उसके हाथ पर खून से लिखा था, तहखाना अधूरा है, ताले टूट गए हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहित को बुलाया, जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट था। रोहित ने उस राख की जांच की और बोला, नीरजा, ये राख इंसानी नहीं है, ये किसी ऐसी शक्ति की है जो खुद को राख में छुपा सकती है, और शायद ये अब तुम्हारे अंदर है। नीरजा का व्यवहार बदलने लगा। वो रात में बड़बड़ाने लगी, खुद से बात करती, और कई बार अपने कमरे के आईने पर कोई दूसरा चेहरा दिखता था। एक दिन रोहित ने देखा, नीरजा की आंखें रात में चमक रही थीं, और जब उसने उससे पूछा, सब ठीक है, तो आवाज नीरजा की नहीं थी, मैं फिर लौट आई हूं। कुलधरा से हजारों किलोमीटर दूर अब वही दरवाजा जयपुर की एक पुरानी हवेली के नीचे प्रकट हो गया था। नीरजा हर रात वहां जाती और मिट्टी में कुछ खुदाई करती। एक रात रोहित ने उसका पीछा किया और देखा कि वो जमीन खोद रही थी, जहां से एक नीली रोशनी और चीखें निकल रही थीं। वो चिल्लाया, नीरजा, रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। नीरजा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से काली रोशनी निकली और बोली, मैं अब सिर्फ विधुला नहीं, अब मैं हर उस आत्मा की मिली जुली शक्ति हूं जिसे कभी बंद किया गया था। मैं अब न मरती हूं न रुकती हूं। जयपुर, पुरानी हवेली, रात 3:30। नीरजा की आंखों से अब कोई इंसान नहीं झांकता था। सामने खड़ा था एक काला, धधकता औरत का अधूरा रूप जो हवा में तैर रहा था। वो आधा जल चुका था और आधा धुएं में ढका हुआ। रोहित कांपते हुए मंत्र पढ़ रहा था, पर विधुला हंसने लगी। मंत्रों से अब कुछ नहीं होगा,
मैं अब सिर्फ विधुला नहीं, मैं राहुल की अधूरी आत्मा भी हूं, और अब मैं मुक्त हूं। रोहित को याद आया, राहुल की राख। उसने जेब से वो डिब्बी निकाली जो नीरजा के कमरे से चोरी से उठाई थी। वो चिल्लाया, राहुल, अगर तेरी आत्मा अब भी कहीं है तो इसे खत्म करने में मेरी मदद कर। तभी हवेली का फर्श फट गया और एक नीली रोशनी में राहुल की आत्मा प्रकट हुई। वो अब जल रहा था, मगर शांत, स्थिर। उसने नीरजा की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं तू अब अधूरी नहीं, पर तेरा अंत मेरी मुक्ति है। राहुल ने अपनी आत्मा से आग पैदा की और राख की डिब्बी को उस आग में झोंक दिया। जैसे ही राख जली, नीरजा चीखने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। आग और हवा में मिल गया उसका स्वर और विधुला का रूप पिघलता गया। उसकी चीखें दूर होती गईं। अंत में सिर्फ राख बची। कुछ दिन बाद जयपुर की हवेली अब बंद कर दी गई थी। रोहित ने नीरजा की अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं, लेकिन जाते जाते उसने हवेली के दरवाजे पर एक नोट चिपकाया। ये कहानी यहीं खत्म हुई, पर अगर राख फिर कभी उड़ गई तो वो लौटेगी किसी और के भीतर। तो दोस्तों, ये थी विधुला की कहानी, एक ऐसी आत्मा जो राख में सोई थी पर नींद कभी पूरी नहीं हुई। क्या वो सच में खत्म हो गई या बस किसी और के सपनों में घुलने जा रही है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि किस मोड़ पर आपको सबसे ज्यादा सिहरन हुई। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी में आप हों या वो जो आईने के पीछे से देख रही हो। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक लाइट बंद मत करना और अपना ख्याल रखें। अलविदा।